मैं हूं आपके साथ विशाल और बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। चीफ सेक्रेटरी के साथ तीरथ सिंह रावत ने की बैठक। कुछ ही देर में राजभवन में गवर्नर से करेंगे मुलाकात। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां उत्तराखंड सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम तीरथ सिंह रावत का सीएम पद से इस्तीफा। चीफ सेक्रेटरी के साथ तीरथ सिंह रावत की बैठक। दिल्ली लौटने के बाद तीरथ सिंह सीधे सचिवालय गए। चीफ सेक्रेटरी के साथ तीरथ सिंह रावत ने की बैठक। कुछ ही देर में राजभवन में गवर्नर से करेंगे मुलाकात। रावत सचिवालय पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं इनका काफिला है और काफिले में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मौजूद हैं और अब जो है चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश के साथ इनकी बैठक है। उसके बाद प्रेस वार्ता के जरिए वो बताएंगे कि हालांकि किस वजह से उनको हटाया गया, क्या नेतृत्व परिवर्तन किस वजह से हुआ, क्या कारण रहे, तो तमाम इन चीज़ों पे अभी थोड़ी देर में ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों को संबोधित करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सलाईक अहमद के साथ में राजेश वर्मा, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर में राजभवन में गवर्नर से मुलाकात करेंगे तीरथ सिंह रावत। रात 9:30 बजे तीरथ सिंह रावत करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम तीरथ सिंह रावत का सीएम पद से इस्तीफा। दिल्ली से लौटने के बाद तीरथ सीधे सचिवालय गए। चीफ सेक्रेटरी के साथ तीरथ सिंह रावत ने की बैठक। और काफिले में मुख्यमंत्री तीरथ। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। नरेंद्र सिंह कल आएंगे देहरादून। ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर। विधायक दल की बैठक में होंगे शामिल। ग्वालियर से देहरादून के लिए रवाना हुए। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नरेंद्र सिंह कल आएंगे देहरादून। ऑब्जर्वर बनाकर आएंगे नरेंद्र सिंह तोमर। विधायक दल की बैठक में होंगे शामिल। ग्वालियर से देहरादून के लिए रवाना हो चुके हैं नरेंद्र सिंह। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने संवैधानिक कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दिया है। 10 मार्च को सीएम पद संभालने वाले तीरथ सिंह का सियासी सफर कैसा रहा, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। साल 1983 से 88 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय सदस्य रहे। एबीपी उत्तराखंड के संगठन मंत्री और राष्ट्रीय मंत्री भी रहे। भाजपा यूपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रहे। साल 1997-2002 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। साल 2000 में नए राज्य उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री बने। 2007 में बीजेपी उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री चुने गए। प्रदेश चुनाव अधिकारी और प्रदेश सदस्यता प्रमुख भी रहे। साल 2012 में चौबटा खाल विधानसभा से विधायक बने। 2013 में उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के अध्यक्ष रहे। साल 2013 में ही उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी बने। 2017 में बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया था।
2 जुलाई 2021 को जेपी नड्डा को इस्तीफा भेजा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को बुधवार को अचानक दिल्ली बुला लिया था। इस बुलावे के बाद सियासी गलियारों में फिर से चर्चा तेज हो गई कि भाजपा आलाकमान फिर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल सकता है, और हुआ भी वैसा ही। तीरथ सिंह रावत ने देहरादून वापसी से पहले क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमको उत्तराखंड के अंदर विकास करना है और केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारना है। प्रदेश सरकार की ओर से बहुत सारे काम इस समय हम लोग किए हैं, तो उनको जनता तक ले जाने की बात। साथ में अभी कांवड़ भी है, तो उसको हमने स्थगित किया है। और ये हम चाहते जो अभी वैक्सीन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 18 वर्ष से ऊपर वालों को फ्री दिया, तो उसको भी धरातल पे वहाँ जगह जगह कैंप नीचे स्तर तक हम लोग उतारे हैं, सभी उससे लाभान्वित हुए हैं। ऐसा एक प्रकार का काम हम लोग करेंगे बाकी मैंने कहा ना कि आगामी चुनाव के दिन से बातचीत, ये सारी चीज़ें कैसी तैयारियां हैं, क्या करना है, और ये सब रहा है। और उनको लेकर के मैंने कहा ना कि पूरी तरह हम लोग नीचे धरातल पे उतारने का काम करेंगे, और वहाँ के लिए नई योजनाएं, नया काम, नया विकास, और जो मेरे मन में था कि वहाँ का पर्यटन, तीर्थाटन, उसको कैसे हम लोग बढ़ावा दें, ये काम, इस प्रकार की कुछ बातें मैंने रखी और इस तरह का हम लोग करेंगे। क्या करके चुनाव को लेकर बड़े प्रश्न उठ रहे हैं, विपक्ष खासतौर से इस पे बड़ा सवाल उठा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये नहीं कहता विपक्ष क्या कर रहा है क्या नहीं कर, ये उसका अपना काम है, और विपक्ष कहीं भी जनता के सामने है नहीं, जनता नकारा है। बाकी रही तो ये विषय अभी चुनाव आयोग का है, और चुनाव आयोग है, जब भी वो जैसा भी निर्णय लेगा चुनाव आयोग को करना है, होगा नहीं होगा ये सारा चुनाव के उसमें है, चुनाव आयोग के उसमें जो भी होगा। बाकी केंद्र जो तय करेगा, जो रणनीति हमारे सामने रखेंगे, उस रणनीति के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना से चल रही लड़ाई के दौरान हमें डेंगू से भी सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। याद रखिए, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। और हाँ, सप्ताह में 2 बार सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों और कूलर को पानी से पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर आदि को इधर उधर न फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको तेज बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अधिकांश लोगों में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह होता है, सामान्य लक्षण की तरह आता है, लेकिन कुछ लोगों में डेंगू गंभीर रोग का रूप ले सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए पूरी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको डेंगू रोग के लक्षण होते हैं तो आप पूरी तरीके से सतर्क रहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा ना लें। डेंगू रोग का उपचार लक्षणों के आधार पर होता है। अननेसेसरी किसी भी तरीके का कोई भी दवा या मेडिकेशन नहीं लिया जाना है।
कोविड-19 के परिवेश में डेंगू और कोविड दोनों ही रोगों पर हमें नियंत्रण करना है। बारिश में बढ़ता है डेंगू का प्रभाव, साफ सफाई से करें बचाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। नरेंद्र सिंह, आपको देखा दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे, नरेंद्र सिंह कल आएंगे देहरादून। ऑब्जर्वर बनकर आएंगे नरेंद्र सिंह तोमर। विधायक दल की बैठक में होंगे शामिल। ग्वालियर से देहरादून के लिए रवाना हुए। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ स्टूडियो से हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी जुड़े हुए हैं, राजभवन से हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं और देहरादून से हमारे संवाददाता लाइव अशोक कुमार जुड़े हैं। दुर्गेंद्र सर, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। नरेंद्र सिंह तोमर को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा जा रहा है देहरादून और यहां पर सियासी भूचाल चल रहा है। तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। राजभवन में कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखिए, जो अभी विशाल जो चीज़ें हैं, अभी उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा भेजा। इसके बाद ये मान लिया गया है कि तीरथ सिंह रावत पूरी तरीके से संवैधानिक रूप से वो पद छोड़ने को तैयार है। एक तरीके से जो उनकी पार्टी के प्रति प्रतिबद्धताएं होती। हाँ, आजकल जो हाल में देखा गया है कि नेता जो चाहे मुख्यमंत्री हों या मंत्री हों, वो पहले अपने पार्टी को एक इस्तीफा भेजते हैं। ये हाल के कुछ दिनों में 10-15 सालों के अंदर ये चलन बढ़ा है। नहीं तो पहले क्या होता था कि पार्टी का निर्देश मिलता था, राज्यपाल को इस्तीफा देते थे। अभी तमाम उस चिट्ठी को उन्होंने लिखा है दिल्ली में, जैसा कि अभी वो कह रहे थे, हमने अभी दर्शकों को अपने सुनाया कि वो कह रहे थे कि नहीं, हमें बहुत सारा काम करना है, वैक्सीनेशन का काम करना है, तमाम चीज़ों का काम करना है, जो सरकार की नीतियां हैं उनको ले जाना है। उसके बाद वो दिल्ली से जैसे ही चले हैं, उससे पहले उन्होंने जेपी नड्डा को इस्तीफा दे दिया। और ये कहीं ना कहीं तीरथ सिंह रावत के खेमे से ये खबर निकल कर आ गई कि उन्होंने नड्डा को इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद ये उनके इस्तीफे की खबर आम हो गई। अब जहाँ तक बात है संवैधानिक रूप से या जो उनका एक आधिकारिक व्यवस्था है, वो राज्यपाल को जाकर वो इस्तीफा देंगे, उनसे मिलेंगे और फिर नए मुख्यमंत्री की शपथ तक राज्यपाल उनसे कहेंगी कि वो अपने पद पर बने रहें। तो अब वो औपचारिकता बाकी है, लेकिन जो अभी चीज़ें निकल कर आई हैं, जो अब तक खबरें हमारे पास हैं, तो उसके मुताबिक अब मुझे लगता है कि थोड़ी देर में भी 9:30 बजे के आसपास जो सूचना आ रही है कि वहाँ राजभवन में जाकर बात करेंगे और उसके बाद वो अपना आधिकारिक रूप से उनका इस्तीफा हो जाएगा। लेकिन इस्तीफा वो दे चुके हैं तीरथ सिंह रावत। अभी संवैधानिक रूप से अभी वो जो एक इस्तीफे का एक जो प्रक्रिया है, वो अभी जाकर वहाँ राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलकर वो करेंगे। तो अब एक तरीके से उत्तराखंड में जैसा कि ऑब्जर्वर नरेंद्र सिंह तोमर को, जो कृषि मंत्री हैं, और पार्टी के संगठन में इस समय मोदी, शाह और नड्डा तीनों के बड़े विश्वास पात्र माने जाते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में काफ़ी दिनों तक संगठन में रहे और अभी जैसा कि अभी असम में जब नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलानी थी और पुराने मुख्यमंत्री सोनोवाल को किसी तरह संतुष्ट करना था, तो नरेंद्र तोमर ही वहाँ गए थे और उन्होंने ये पूरा जो राजनीतिक प्रक्रिया पूरी कराई थी। पिछली बार तीरथ सिंह को जब शपथ दिलानी थी, उनको नेता चुना जाना था, तो रमन सिंह आए थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री। तो अब जो राजधानी देहरादून का जो सियासी पारा गर्म हो गया है, क्योंकि तीरथ सिंह रावत जो अभी भी मुख्यमंत्री हैं संवैधानिक रूप से, और जब तक नया मुख्यमंत्री नहीं शपथ लेता, मैं बता दूं दर्शकों को, तब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। तो तीरथ सिंह रावत के पहुंचने के बाद राजधानी देहरादून में हलचलें तेज हैं। हमारे सहयोगी अंकित और अशोक कुमार हैं, पल पल की खबरें वो दे रहे हैं विशाल। तो कुल मिलाकर एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम उत्तराखंड की राजधानी में देखने को मिल रहा है। 115 दिन है आज उनको बतौर मुख्यमंत्री, और महज 115 दिन वो रह पाए। जैसा कि अभी आप चर्चा कर रहे थे कि उत्तराखंड में सबसे कम एक दिन हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे, वो परिस्थितियां अलग थी। लेकिन एक प्रचंड बहुमत की सरकार जिसके 57 विधायक हों, वो 115 दिन मुख्यमंत्री रहा हो, ये अपने आप में एक सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, अंकित काला सर हमारे साथ बने हुए हैं राजभवन से ही लाइव। अंकित, राजभवन की क्या स्थिति, कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? 9:30 का टाइम दिया हुआ है सीएम की तरफ से, लेकिन 9:30 होने वाले हैं, क्या हलचल है वहां पर?
अंकित, आपको आवाज आ रही है? जी विशाल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, आवाज आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ किस तरह से हलचल है राजभवन में? अभी कुछ ही देर में सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। विशाल, राजभवन में इस वक्त मीडिया का जमावड़ा है और सबको यही जानकारी मिल रही है कि कुछ देर में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जानकारी हमें मिली है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में वो पत्रकारों से बातचीत करेंगे और पत्रकारों से बातचीत में कहीं ना कहीं जो अब तक का उनका कार्यकाल रहा है उसके बारे में वो बताएंगे, किस तरीके से उनकी कोशिश रही है कि उत्तराखंड राज्य का विकास किया जाए, जो हमारे राज्य के तमाम जो वर्ग के लोग हैं उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए, कोविड काल में किस तरीके से उन्होंने व्यवस्था करी, इन सब चीजों के बारे में कहीं ना कहीं वो जानकारी देंगे। और इसके बाद संभवतः देर रात उनकी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात हो सकती है। अभी जो हमारे पास जानकारी मिल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उन्होंने अपना जो एक पत्र के माध्यम से इस्तीफा सौंप दिया है। इसमें उन्होंने वजह बताई है कि संवैधानिक संकट को लेकर के। अभी इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अभी थोड़ी देर में उनकी पत्रकार वार्ता सचिवालय के मीडिया सेंटर में रखी गई है। यहाँ पर सभी मीडिया के जो कर्मी हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। ऐसी जानकारी मुख्यमंत्री इस सचिवालय में इस वक्त पहुंच चुके हैं विशाल, और अब से थोड़ी देर में पत्रकार वार्ता करेंगे। उसके बाद संभवतः राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से भी वो अभी मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद कल विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है और उसमें विधानमंडल दल का जो नेता है उसको चुने जाने की भी प्रक्रिया हो सकती है। इस तरीके की जानकारी हमारे पास निकल करके सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ वो प्रमुख बातें कहते हैं, इन सब पर सबकी निगाहें अटकी हुई है और इसके बाद के क्या कुछ सियासी हालात देखने को मिलते हैं, इन सब पर भी हमारी निगाहें बनी हुई है। नजर बनाए रही, हमें नजर बनाए। दुर्गेश सर, फिर अभी वो पत्र के माध्यम से भी वही संवैधानिक स्थिति वाली बात सामने आई है कि संवैधानिक स्थिति नहीं थी है। अब चुनाव आयोग के पहले जब इनकी बाइट आती है उसमें कहते हैं कि चुनाव आयोग के पाले में पूरी गेंद है, लेकिन अब उसी को वजह बनाकर अब वो इस्तीफा देने की बात करते हैं तीरथ सिंह रावत। नहीं, देखिए विशाल, फेस सेविंग तो करना ही है, कहीं ना कहीं चीज़ों को है और स्थितियाँ थी भी, वो ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता था, कुछ ना कुछ, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और तमाम अवसरों पर ऐसा देखा गया है कि कहीं ना कहीं कोई कानूनविदों से राय लेकर या जो संविधान विशेषज्ञ हैं उनसे राय लेकर, क्योंकि आपात स्थितियों में जो वर्णन है, जो मेरी बात हुई है मोटे मोटे तौर पर, जो संविधान के जानकार लोग हैं तो वो ये बताते हैं कि आपात स्थितियों में ऐसा, विशेष स्थितियों में या स्पेशल कंडीशन है उनमें ऐसी व्यवस्था हो सकती है चुनाव कराने की। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई स्पेशल कंडीशन हो कि कोविड काल है और बार बार जो एक व्यक्ति, मान लीजिए अगर हेल्थ की वजह से ही देखा जाए तो एक बार से अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत हटे, तीरथ सिंह रावत ने किसी तरीके से चीज़ों को समझा, तो जाहिर सी बात है कि आपातकाल महाआपातकाल है। और ऐसे में अगर केवल ये सारा कुछ पॉलिटिकल ना होता और ये सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक स्थितियां होती तो मुझे लगता है कि संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं हैं और जो हमारा जो किसी जो कानून की व्यवस्थाएं हैं, जो कि देश संविधान से चलता है, प्रदेश संविधान से चलता है और हर जगह कहीं ना कहीं चीज़ें हैं कि उनका सब्स्टिट्यूट, उनका विकल्प होता है और विशेष परिस्थितियां ये हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो जो वर्तमान परिस्थितियां, उनको विशेष परिस्थितियां घोषित करके चुनाव कराया जा सकता था, ऐसा कहीं कोई हार्ड फास्ट नहीं है। लेकिन चूंकि संकट संवैधानिक नहीं राजनीतिक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि संकट थोड़ा सा राजनीतिक समझ में आ रहा है और एक तरीके से जो अब तक की 115 दिन की जो उनका रिपोर्ट कार्ड है, उससे मुझे लगता है कि बीजेपी का जो नेतृत्व है उसको लगा कि बेहतर है कि अभी बदल लिया जाए, जो डैमेज होगा देखा जाएगा। लेकिन तीरथ रावत के साथ चुनाव में जाना वो ज़्यादा मतलब डैमेज करेगा, वो ज़्यादा कष्टकारी हो जाएगा नेतृत्व के लिए, इसलिए मुझे लगता है कि उनको इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया है। बिल्कुल सर, क्योंकि जिस तरह से लगातार उत्तराखंड की सियासत में जब से त्रिवेंद्र सिंह रावत हटे हैं तब से कहीं ना कहीं उठापटक बनी हुई है। आप भी हमारे साथ बने रहिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में सियासी भूचाल थमने का नाम ले रहा है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी में हर घर, हर थाली में हो अन्न, तीरथ सरकार का ये है मिशन। इस संकल्प के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत
योजनाओं को पूरा करने में जुटे हैं। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 13.95 लाख राशन कार्ड धारकों को नियमित रूप से प्रति यूनिट प्रति माह 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल वितरित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कार्ड धारकों को इस महामारी के काल में नवंबर 2021 तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं एवं 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 13 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 20 किलो राशन, 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल 3 महीने मई, जून और जुलाई के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के सभी 23.66 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड 3 माह मई, जून और जुलाई के लिए वितरित की जा रही है। प्रवासियों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य में वन नेशन वन राशन योजना को क्रियान्वित किया गया है। जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें आप 1800-180-4188 पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना के इस दौर में तीरथ सरकार है आपके साथ। हर घर राशन पहुंचाना, यही है तीरथ सरकार का प्रयास। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड की सियासत में भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा, फिर 115 दिन बाद तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंतर्कलह कहीं थमने का नाम नहीं ले रही, चाहे वो केंद्र में दरबार में हाजिरी लगाना हो या कुछ भी करना हो। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड की सियासत में भी बहुत कुछ होना बाकी है। सर, संवैधानिक बात कहने वाली बात पर उन्होंने इस्तीफा दिया, ये बात अलग है, लेकिन जो अंदर खाने की खबर ये है, जो लगातार फैसले बदलना, पूर्व सीएम से तनातनी होना, ये सब बातें भी खुलकर सामने आ रही हैं। तीरथ और त्रिवेंद्र के बीच जो बातें हो रही थी सबके सामने है। एक इसको भी बड़ी वजह माना जा रहा है कि इस्तीफा दे लिया गया है इनसे। नहीं, निश्चित तौर पर जैसे ही त्रिवेंद्र सिंह रावत हटे थे और तीरथ ने कमान संभाली थी, तीरथ सिंह रावत ने, तो उसके बाद कई फैसले, चाहे वो कुमाऊं को 2 मंडलों में बांटने का वाला त्रिवेंद्र सिंह रावत का मसला रहा हो, अल्मोड़ा को कुमाऊं से अलग करने का मसला रहा हो। मंत्री जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रेखा आर्य ने सार्वजनिक रूप से उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत की आलोचना की और तीरथ रावत का उसको मूक समर्थन था। इस तरीके से कई मसले आए। पुरानी सरकार के, जो त्रिवेंद्र सरकार के फैसलों को तुरंत ऐसा उलट पलट किया कि जैसे यूपी में सपा और बसपा की सरकारें करती रहीं एक दूसरे के खिलाफ, उस तरह का दृश्य भाजपा की अपनी सरकार में देखने को मिला। यही वजह है कि थोड़ा सा माहौल एक कन्फ्यूजिंग माहौल बना। पहले बंशीधर भगत को हटाकर संगठन में मदन कौशिक को लेकर आए, बंशीधर भगत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तो थोड़ा कुल मिलाकर पिछला जो सरकार और संगठन को बदला गया और नए लोगों को, चाहे सरकार और संगठन दोनों की कमान नए लोगों को दी गई। लेकिन अभी तक जो देखने को मिला है कि तीरथ सिंह रावत भी परफॉर्म नहीं कर पाए और मदन कौशिक भी संगठन के मामले में अभी तक परफॉर्म नहीं करते नजर आ रहे हैं। तो स्थितियां बड़ी वहाँ की विकट हो गई थी। आपस में संगठन अभी कंफ्यूज था, कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहा था कि किधर जाएं, कौन आएगा, कौन जाएगा और क्या करें।
बहुत सारे एक स्थितियों को बनाया था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, और उसके बाद जब तीरथ सिंह रावत आए तो उन सारी चीज़ों को बिल्कुल उलट दिया। तो ये भी चीज़ें गलत संदेश गया, जो वहाँ संघ के लोग हैं, उत्तराखंड में काम करते हैं, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट गई, और ये माना ही जा रहा था। पिछले लगभग 15 दिन से लगातार चीज़ें चल रही थी कि ये जो कुछ आज हुआ है वो पहले हो सकता था। लेकिन ये जो एक चुनाव का मसला एक तत्कालिक रूप से निकल कर आया कि वो चुनाव नहीं लड़े, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि एक मुख्यमंत्री जो शपथ लेता है वो उससे पहले ही कार्य योजना बन जाती है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेगा, या अगर राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद के तहत वो आएगा। लेकिन यहाँ कोई ऐसा प्लानिंग नहीं दिखे। ऐसा लगा कि तीरथ रावत को किसी ने पकड़ के मुख्यमंत्री बना दिया हो और उनका वो चुनाव इलेक्ट नहीं हो पाए और उनको जाना पड़ा। तो ये इतनी सीधी सादी कहानी विशाल है नहीं। और जो हमारे सहयोगी हैं अंकित काला और अशोक कुमार, वो जुड़े हुए हैं। बेहतर चीज़ें मुझे लगता है जो ग्राउंड लेवल पर हैं वो अंकित काला और अशोक कुमार बताएंगे। अशोक कुमार से एक सवाल ले लेते हैं। अशोक कुमार, अगर वहाँ देखा जाए तो वास्तव में आप लोग वहाँ मैदान में काम करते हैं, राजनीतिक गलियारों में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, और तमाम जो घटनाक्रम हैं आप लोगों के संज्ञान में आते होंगे। क्या ऐसी चीज़ रही? ये जो दिखा है वो संवैधानिक मसला है, ऊपर से ही दिखाया जा रहा है, लेकिन मसला राजनीतिक है। मसला आपस में संगठन, सरकार और इन सब चीज़ों से, राजनीति से जुड़ा हुआ है। वो ऐसा कौन सा मसला था जो आज तीरथ सिंह रावत को 115 दिन में ही इस्तीफा देना पड़ा? अशोक। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बताना चाहूंगा, जब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो शपथ लेते ही अपने कुछ बयानों के चलते वो विवाद में रहे। बात करी जाए, सबसे पहला जो बयान उनका जिस तरह से विवाद पे बना रहा, महिलाओं के पहनावे को लेकर, रिप जींस को लेकर, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं क्या नाम, भारत को अमेरिका का गुलाम बना देना, तो कहीं ऐसे बयान उनके रहे हैं कि जिसके चलते विपक्ष ने लगातार चुटकी ली है, लगातार विपक्ष जमकर हमलावर रहा है। और फिर अगर हम बात करें कोरोना काल की, तो इस पूरे कोरोना काल में कहीं ना कहीं जिस तरह से दूसरी लहर के दौरान संक्रमण का दर जिस तरह से तेजी से ऊपर है और हालात जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं जो सुविधा स्वास्थ्य लचर दिखाई दी, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो समस्याएं हैं, या फिर हम यात्रा की बात करें, या फिर कोरोना काल के दौरान अर्थव्यवस्था जिस तरह से पटरी से नीचे उतर गई, और उसको लेकर कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सी चीजें रही है जिसको लेकर कहीं ना कहीं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एक तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना की पहली लहर के दौरान पूरी तरह से हालातों को काबू करने में पूरी तरह से विफल साबित हुए, तो वहीं खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी इस दौरान पूरी तरह से विफल साबित हुए। तो ऐसे ही कई कारण रहे हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इन हाईकमान के अनुसार 111 दिन के अंदर अंदर क्या ऐसी बड़ी चूक हुई है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से जिसके चलते अब वो इस्तीफा देने जा रहे हैं? क्योंकि जैसा कि जानते हैं कि उपचुनाव में अब तक 2 ही महीने का वक्त रह गया है, और खुद संविधान के अनुसार खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 151 के तहत अब अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अब इस्तीफा वो सौंप चुके हैं, और अब से कुछ ही देर बाद सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और यहाँ पर साफ साफ मैं आपको ये एक बात और भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से चिंतन शिविर जब खत्म हुआ और एकदम दिल्ली हाईकमान द्वारा एक तो मुख्यमंत्री को तलब किया जाता है, उसी के बाद से उत्तराखंड की राजनीति गरमाने लगी, कयासबाजी शुरू होने लगी, और कहीं ना कहीं इस तरह के आसार जताए जाने लगे थे कि कहीं मुख्यमंत्री एक बार फिर से मुख्यमंत्री उत्तराखंड को 11वां मुख्यमंत्री मिल सकता है। और जिस तरह से अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना जो इस्तीफा पेश कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये बातें लगातार सच साबित होती है। अशोक, आप आपके पास आते हैं, अंकित काला के पास चलते हैं। अंकित, आप राजभवन में हैं, वहाँ क्या गतिविधियाँ, हलचल क्या है, किस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं? कुछ राजनीतिक लोगों से आपकी बात हुई क्या इस दरम्यान, जब आप हमसे नहीं जुड़े थे, वहाँ पर पहुँचे हुए थे, उस दरम्यान राजनीतिक लोगों से कोई बात हुई? वास्तव में जितना सीधा साधा मसला ऊपर से दिख रहा है, क्योंकि कोरोना का मसला तो पूरे देश का है, और ऐसी उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने जो दूसरी लहर में जनता
के साथ बहुत ज़्यादा संसाधन जुटा पाए हो। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई राज्य सरकार होगी, क्योंकि कोरोना तो पूरे देश में भयानक स्थिति में था। तो खाली कोरोना या कुछ बयान, क्योंकि बयान तो एजेंडे में होते हैं और जिस एजेंडे के तहत वो आए थे, इस तरह के बयान एक तरीके से सोशल इंस्पेक्टरी जो होती है वो बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग करते ही हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। वो एक तरीके से वॉच डॉग की भूमिका में रहते हैं। तो आप कुल मिलाकर अगर देखें तो ये इतना सीधा साधा मामला नहीं अंकित। राजनीतिक गलियारों में चर्चा क्या है और जो पिन पॉइंट क्या है कि तीरथ रावत की हटने की महत्वपूर्ण वजह क्या है? क्या तीरथ किसी बात पे अड़ गए या जो संगठन अड़ गया और उनको जाना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए दुर्गेंद्र जी, जैसे कि आपने बताया कि बात सीधी साधी नहीं है और कहीं ना कहीं इसमें हमें लगता है कि एक राजनीतिक माहौल जो प्रेशर रहा होगा राजनीतिक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष में, कहीं ना कहीं वो सब चीजें देखने को मिल सकती है। और क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ पर उपचुनाव होते दुर्गेंद्र जी, तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में भी ये उपचुनाव कराने पड़ते और के अलावा भी आना होते। तो हमें लगता है जिस तरीके की परिस्थितियां थी, तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं इस बात को जानता था भली भांति, और ये कहीं ना कहीं एक हमें लगता है कि बड़ा दबाव था जिसके चलते कि आज इस तरीके की परिस्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये कि जहाँ तक हमें लगता है कि या फिर जो कोरोना की दूसरी लहर की हम बात करें उसका मिसमैनेजमेंट हो, तो ये सब गतिविधियां जरूर आपकी एक जो नकारात्मक छवि है उसको बनाती है, लेकिन आपकी कुर्सी को लिजा ले। हमें नहीं लगता कि ये सारा मैटर इतना सीधा साधा है। कुछ एक दुर्गेंद्र जी, अगर आपने देखा होगा कि जिस तरीके की परिस्थितियां थी, हर समय हाई कोर्ट उनको फटकार लगा रहा था, और दूसरी एक आपने बड़ी चीज देखी होगी कि जिस तरीके से जब हमारी यात्रा शुरू हुई थी, तो उस समय आपने कुंभ के दौरान देखा कि किस तरीके की अव्यवस्थाएं रही थी, और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जब 10 तारीख को शपथ ली थी और उसके बाद एक बड़ी खबर आ रही है, तीरथ सिंह रावत जो अभी भी मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के और अगले मुख्यमंत्री के शपथ लेने तक वो बरकरार रहेंगे, वो कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजभवन जाने से पहले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा कि पिछली बार भी हो रहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, डिटेल से अपने कार्यकाल को बताएंगे। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को वो डिटेल से अपना कार्यकाल बताने का मौका तक नहीं मिला था। आज तीरथ सिंह रावत को कितना मौका मिलता है हम देखते हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास खबर आ रही है कि तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस्तीफा दे चुके हैं, राज्यपाल को इस्तीफा देकर बाकी औपचारिकता पूरी करेंगे, ऐसी खबरें हैं। वो रात 10 बजे राजभवन जा सकते हैं, ये भी एक खबर आ रही है कि वो रात 10 बजे राजभवन जाएंगे और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलेंगे और इस्तीफा देने की औपचारिकता को पूरा करेंगे। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से हम तक आई है और हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी की ये खबर है। राजधानी में जो हमारे तमाम जगह चप्पे चप्पे पर जो हमारे सहयोगी हैं, अचानक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का पारा गर्म हो गया। हालांकि वहाँ हमारे सहयोगी ये बता रहे थे कि मौसम बड़ा खुशगवार है, और वो अपने शब्दों में, चूँकि जो पहाड़ में लोग रहते हैं उनका एक अंदाज होता है, वो अच्छे मौसम को कहते हैं मौसम खराब हो रहा है। तो मौसम खराब नहीं है, मौसम अच्छा है, लेकिन राजनीतिक मौसम काफ़ी गर्म हो गया है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि तीरथ सिंह रावत, अब जो नया ताज़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अब राजभवन जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अभी वो सचिवालय गए थे, चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश ने उनसे कुछ बातचीत हुई है, कुछ बैठक हुई है, कुछ बातचीत हुई है। मुझे लगता है कि शायद वो जो कुछ औपचारिकताएं या कुछ फाइलें बचती हैं, जब मुख्यमंत्री अपना पद छोड़ता है तो कुछ पुरानी फाइलें बचती हैं, कुछ औपचारिकताएं होती हैं, कुछ क्या होता है कि मुख्यमंत्री की जुबान पर ब्यूरोक्रेसी तमाम काम करती है कि ठीक है ये कर दो, दस्तखत बाद में होते रहते हैं। मैंने कई ऐसे मुख्यमंत्रियों को देखा है देश में, और उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह हुआ करते थे, वो सारा काम अपना जबानी जमा खर्च में चलाया करते, दस्तखत बहुत बाद में हुआ करते थे। तो वही स्थिति होगी, कुछ चीज़ें वहाँ उनको करनी होंगी ओम प्रकाश के साथ में। इन सारी चीज़ों को लेकर वो कर रहे हैं। तो दर्शकों को एक बार बता दें कि रात 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और रात 10 बजे वो राजभवन जाएंगे। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जाइएगा कहीं नहीं। ताज़ा अपडेट, पल पल की अपडेट सिर्फ के न्यूज़ पर।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना से चल रही लड़ाई के दौरान हमें डेंगू से भी सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। याद रखिए, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। और हाँ, सप्ताह में 2 बार सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों और कूलर को पानी से पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर आदि को इधर उधर न फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको तेज बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अधिकांश लोगों में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह होता है, सामान्य लक्षण की तरह आता है, लेकिन कुछ लोगों में डेंगू गंभीर रोग का रूप ले सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए पूरी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको डेंगू रोग के लक्षण होते हैं तो आप पूरी तरीके से सतर्क रहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा ना लें। डेंगू रोग का उपचार लक्षणों के आधार पर होता है। अननेसेसरी किसी भी तरीके का कोई भी दवा या मेडिकेशन नहीं लिया जाना है। कोविड-19 के परिवेश में डेंगू और कोविड दोनों ही रोगों पर हमें नियंत्रण करना है। बारिश में बढ़ता है डेंगू का प्रभाव, साफ सफाई से करें बचाव। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ ही देर में तीरथ सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 10 बजे रात में सूत्रों के मुताबिक वो जाएंगे, राज्यपाल से मिलेंगे। दुर्गेन्द्र सर, 10 बजे वो राज्यपाल से मिलेंगे। हाँ, निश्चित तौर पर अभी जो बहुत महत्वपूर्ण खबर है ये, अभी तक ये माना जा रहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में करेंगे, राज्यपाल से मिलकर पत्रकारों से बातचीत करेंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात करने से पहले, राज्यपाल बेबी रानी से मुलाकात से ठीक पहले वो मीडिया से मिलेंगे। मीडिया सेंटर में भी हलचलें हैं। मीडिया सेंटर और राजभवन की दूरी बहुत नहीं है, 5 से 7 मिनट की दूरी है। जो देहरादून राजधानी की जो स्थिति है, 5 से 7 मिनट की दूरी पर मीडिया सेंटर है। मीडिया सेंटर में भी हमारे सहयोगी हैं, राजभवन भी हमारे सहयोगी हैं, सचिवालय में हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा मौजूद हैं। के न्यूज़ पल पल की राजनीतिक हालात जो अचानक देर शाम से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जो राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई हैं, हम लगातार अपने दर्शकों को ये खबर दे रहे हैं। ये महत्वपूर्ण खबर पर लगातार हम बने हुए हैं और हम पल पल की जानकारी दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। और विधायक दल की बैठक, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दर्शकों को हम एक और बड़ी खबर बता रहे हैं कि विधानमंडल दल की, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक कल अपराह्न 3 बजे बुला ली गई है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक, विधानमंडल की बैठक कल अपराह्न 3 बजे, दोपहर 3 बजे, यानी कि दोपहर से थोड़ा बाद का वक्त होता है, अपराह्न 3 बजे बुला ली गई है। बैठक दोपहर बाद इसलिए बुलाई गई है कि उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों में इस समय बारिश भी हो रही है, पत्थर भी आके सड़क अवरुद्ध कर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है। तो जो दूर दुर्गम इलाकों के विधायक हैं, वो चाहे धारचूला हो, गंगोत्री, यमुनोत्री हो, उनको आने में थोड़ा समय लगेगा। हालांकि जैसे ही तीरथ सिंह रावत की इस्तीफे की खबर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अध्यक्ष मदन कौशिक को मिली, आधिकारिक खबर दिल्ली से नेतृत्व ने उन्हें बताया कि अब तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है, औपचारिकता बाकी है, विधानमंडल दल की बैठक बुलानी है। वैसे ही मदन कौशिक ने सारे विधायकों को फ़ोन करके, जो 57 विधायक हैं उनमें फ़ोन करके सभी को राजधानी देहरादून सुबह तक पहुंचने की बात कही है। लेकिन विधायक दल की बैठक दोपहर बाद इसलिए रखी गई है कि दुर्गम इलाकों से विधायकों को आना है और रास्ता भी बहुत अच्छा नहीं है।
बारिश का मौसम है, तो इसलिए थोड़ा सा दोपहर बाद की स्थितियों को रखा गया है। नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर से चल चुके हैं, पर्यवेक्षक बनाए गए हैं इस पूरे घटनाक्रम को देखने के लिए। दिल्ली से उन्हें पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तोमर शुक्रवार को अक्सर ग्वालियर चले जाते हैं, शनिवार इतवार वो अपने संसदीय क्षेत्र में और भिंड में इलाके में अपने रहते हैं। आज ही वो पहुंचे थे और उन्हें संदेशा मिल गया नेतृत्व का कि देहरादून जाइए, नया मुख्यमंत्री चुनिए और शपथ दिलवाइए। इस मामले में मास्टर आदमी है नरेंद्र सिंह तोमर देश में। और इस समय अगर कहा जाए तो देश के कुछ चुनिंदा 4-5 राजनेताओं में हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के विश्वास पात्र हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो कल सुबह तक पहुंच जाएंगे और अपराह्न 3 बजे भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नेता चुना गया। एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है, बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि अभी से विधायकों का जो आसपास के विधायक थे जो 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी पर थे वो राजधानी देहरादून पहुंचने लगे हैं। और वो महत्वपूर्ण सबसे बड़ी जो खबर ये आ रही है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर भी कुछ विधायक पहुंचे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि ये अजीब तरीके की राजनीतिक गतिविधियां वहां चल रही हैं राजधानी देहरादून में। बीजेपी विधायकों का राजधानी पहुंचना शुरू हो गया है। ये वो विधायक हैं, अभी आप ये नहीं कह सकते कि धारचूला का विधायक वहां पहुंच गया है या गंगोत्री अमृति के विधायक पहुंच गए हैं वहां। पुष्कर धामी की चर्चा भी इस समय है, काफ़ी चर्चित हैं वो। हालांकि वो एको बार मंत्री नहीं रहे और ना ही कहीं कोई सरकार में कभी शामिल रहे, इसलिए थोड़ा सा चौंकाने वाला लगता है अगर पुष्कर धामी के नाम पर मोहर लगती है। हालांकि पिछली बार भी पुष्कर धामी काफ़ी रेस में थे और ये कहा जा रहा था कि पुष्कर सिंह धामी डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं अगर उत्तराखंड में डिप्टी सीएम का कोई व्यवस्था बनाती है। लेकिन ये तो तय हो गया है, केंद्रीय नेतृत्व ने साफ कह दिया है कि बिल्कुल विधायक ही होगा उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री। विधायक होगा, ऊपर से नहीं आएगा, सांसद नहीं होगा, कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो सदन का सदस्य ना हो। तो अब ये दोबारा ऐसा विधायक भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ऐसा नहीं करने जा रहा है। तो एक बात साफ हो गई है कि एक जो बहुत आश्चर्यजनक चीज़ देखने को मिल रही है राजधानी देहरादून में। राजेश वर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी और उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, एक खबर देखने को मिल रही है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर के आसपास काफ़ी राजनीतिक सरगर्मी है और उनके घर में भी कुछ विधायक पहुंचे हैं। ये किस तरीके का राजनीतिक समीकरण नजर आ रहा है वहाँ पे? बिल्कुल, जिस तरीके से समीकरण जो है अभी तक देखने में बिल्कुल अच्छे चल रहे थे और कहीं एक बार दोबारा समीकरण जो है अलग तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विधायकों का आना लगातार जारी है, क्योंकि वो तमाम जो विधायक हैं कि जो लोकल थे या उनके आसपास के एरिया के थे वो देहरादून पहुंच चुके हैं और तमाम जो गाँव की साइड के जितने भी विधायक हैं उनको जो है तत्काल जो है बुला लिया गया है। यानी कि कल जो है विधायक मंडल की बैठक जो है वो 3 बजे पार्टी कार्यालय में होने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष जो है मदन कौशिक की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और उसके बाद स्थिति जो नए मुख्यमंत्री को लेकर। राजेश जी, मदन कौशिक के क्या लोकेशन है, क्या वो राजधानी देहरादून पहुंच चुके हैं? और एक और बड़ी महत्वपूर्ण दिलचस्प खबर है कि दलीप रावत ने एक बात उठा दी है, एक नया सुर्रा छोड़ दिया है देहरादून राजधानी में कि त्रिवेंद्र सिंह को वापस लाओ। ये क्या समीकरण है राजेश जी? बिल्कुल दुर्गेश जी, क्योंकि समीकरण जैसे हम देख रहे हैं कि अभी हम सचिवालय में मौजूद हैं और सचिवालय में कहीं ना कहीं जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो फिल्मे के लोग थे उस आपको देखने को मिल रहे हैं। इस तरह बिल्कुल अलग पक्ष से दिखाई दे रहा है। जिन लोगों की दौड़ लग रही थी, अभी तक तो प्रयास लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री की दौड़ में धन सिंह रावत का नाम जिस तरीके से चल रहा था, सत्तान महाराष्ट्र चल रहा था, तो कहीं ना कहीं अब जो प्रयास है, जो एक जिस तरीके से समीकरण दिख रहे हैं, जो रात तो इस समय यहाँ पर मौजूद जिस तरीके की व्यवस्था दिख रही है, तो कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत है वो भी कहीं ना कहीं चर्चा में आ रहे हैं इस दौर को लेकर के खास तौर से। इस पूरे घटनाक्रम से पहले राजेश जी, इस पूरे घटनाक्रम से पहले यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे से ठीक करीब आधा घंटा पहले हमारी आपकी चर्चा हो रही थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कहीं ना कहीं परिदृश्य में हैं और जब से उनको हटाया गया है वो घर नहीं बैठे एको दिन, वो लगातार सक्रिय रहे हैं।
वो लगातार बयान देते रहे और वो कहते रहे कि यहाँ तक आपको याद होगा कि अपनी जो उनकी विधानसभा है वहाँ पर उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि मैं चक्रव्यूह में फंस गया और चक्रव्यूह में फंसा कर मार दिया गया। तो एक तरीके से वो लगातार अपनी बात कहते रहे हैं। जैसे तीरथ सिंह रावत के दिल्ली पहुंचने से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में थे, जिन रामलाल से तीरथ सिंह रावत मिले बाद में, उनसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत मिल चुके थे। रामलाल वो शख्स हैं जो संगठन महामंत्री थे BL संतोष से पहले और बड़े संघ में बड़े प्रभावशाली नेता है, राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख हैं रामलाल। तो अब ये पूरा समीकरण एक अजब तरीके का हो रहा है। जैसे कि हमारी आपकी चर्चा हो रही थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि तीरथ रावत से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत लगभग 4 साल से थोड़ा अधिक मुख्यमंत्री रहे और शासन सत्ता को अपने कब्जे में रखकर चलाया। बस उन पर एक आरोप यह था कि वो विधायकों के नहीं सुनते, ब्यूरोक्रेटिक सीएम है, यानी कि ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में वो मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है वो चलता है और अपने आगे किसी की नहीं सुनते हैं, बड़े हठी सीएम हैं। इस तरीके के आरोप उन पर लगे और इन्हीं तमाम विधायकों ने शिकायत की और रावत विरोधी एक भारतीय जनता पार्टी संगठन में एक शीर्षस्थ जो टॉप 10 लोग हैं उनमें एक मतलब संगठन को देख रहे एक व्यक्ति से उनकी अदावत ने उनको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने पर मजबूर किया। ये सब तमाम परिस्थितियां थी। लेकिन जो त्रिवेंद्र सिंह रावत को बहुत करीब से जानते हैं राजेश जी, वो इस बात को भी कहते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत इतनी जल्दी हार नहीं मानते हैं। इस बात में कितना दम है राजेश जी? बिल्कुल, क्योंकि इस बात में दम है और इसमें जैसा आपने कहा, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही इस नाम को लेकर के चर्चा की जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो सूत्र हम लोग बता रहे थे, जो अंदेशा हम लोगों को दिल्ली से लेकर अभी तक देहरादून राजधानी तक जो समीकरण का लगा, तो उसमें कहीं ना कहीं ये बहुत साइलेंट मूड में जो है इस तरीके से इस समय एक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की देखने को मिल रही है जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के खेमे के थे। और ये भी कहा जा सकता है कि क्योंकि जो लगातार जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है लगातार जो है कुमाऊं का भी हाल ही में दौरे थे और वहां पर ताकतवर उन्होंने जो है अपनी जनसभा की छोटे छोटे मंत्रों से जो है कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है पॉजिटिव मैसेज जो है वो केंद्र तक पहुंचाने की कोशिश की। राजेश जी हम लौटेंगे, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। दलीप रावत के बारे में बात करेंगे। दलीप रावत कौन है और त्रिवेंद्र सिंह रावत की वकालत अचानक ये क्यों करने लगे जब तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है? दलीप रावत कौन है ये भी बताएंगे। यहाँ ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, उसमें शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल भी मौजूद रहेंगे। एक जानकारी है ये बहुत बड़ी खबर तो मैं नहीं मानता, लेकिन ये एक सिर्फ जानकारी है। ये मुख्यमंत्री अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो शासकीय प्रवक्ता उनके साथ रहेंगे, ये प्रोटोकॉल है और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी खबर नहीं है, लेकिन ये खबर है, ये सूचना है। हम खबरों के सारथी हैं, हम खबरें पहुंचाते हैं लोगों तक, इसलिए ये खबर भी पहुंचाना बहुत जरूरी है, लाजमी है। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे, कुछ ही देर में सीएम तीरथ सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनके साथ शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल गामा भी मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर में सीएम तीरथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके साथ सुबोध उनियाल भी रहेंगे मौजूद। मुझे लगता है विशाल थोड़ा सा समय बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अब 10 बजने में कुछ ही मिनट बाकी हैं और ये समय जो जानकारी मिल रही थी, जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश जी बता रहे थे कि ये जो समय है वो राज्यपाल से मिलने का है। तो अब हो सकता है कि कुछ बदलाव हो, और कहीं ऐसा तो नहीं कि हो सकता है कि राज्यपाल से मिलने के बाद वो अपनी बात करें और रखें, लेकिन फिलहाल जानकारी यही है। लेकिन बात ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे दलीप रावत की, दलीप सिंह रावत की। ये कौन है दलीप सिंह रावत? अभी ब्रेक के दौरान आपने जानकारी दी कि लैंसडाउन से ये विधायक हैं और ये पहले भी अपने जो सरकार के ही मंत्री के खिलाफ ये बगावत कर चुके हैं। ये बड़ी बागी तेवर के विधायक हैं, क्रांतिकारी विधायक कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। रावत हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं कि जो पूरा घटनाक्रम है, इससे पहले जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गद्दी छोड़ी थी, तब जब ये बातें चल रही थी, चाहे बलूनी का नाम चला हो, अनिल बलूनी का, चाहे अब रमेश पोखरियाल निशंक की बात चली हो, जो भी ये बात चली हो, इन तमाम चेहरों पर एक जो सबसे बड़ी समस्या बीजेपी नेतृत्व के सामने आई थी कि जो 42 विधायक छत्री हैं उत्तराखंड की जो विधानसभा है, और वो भारतीय जनता पार्टी के 42 विधायक 57 विधायक छत्री हैं, और उन्होंने इस बात को साफ कह दिया था कि हमारा नेता ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, यानी कि कोई रावत कोई बिष्ट। सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं, सीधे देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधे। बिजली पानी वो भी एक समस्या रही है, तो उसको लेकर कुछ सुविधाएं जो माफ की जा सकती थी, ऐसे लोगों के लिए बिजली पानी वो भी एक समस्या रही है, तो उसको लेकर के हमने उनको कुछ सुविधाएं जो माफ की जा सकती थी वो किया है। संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, ऐसा जो मैंने बताया, और इसको लेकर सरकार ने वर्ष 2021 में लोगों को स्वरोजगार व्यवसाय पर कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव से राहत सहायता देने हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं, जिसके द्वारा लोगों को डीबीटी के माध्यम से कैश अनुदान, ग्रांट, राहत सहायता, सब्सिडी, रियायत, ऐसे माफी छूट, सहयोग राशि, आदान वस्तु सामग्री, स्थापना सुविधाओं का विकास इत्यादि के रूप में विभिन्न प्रकार की राहत सुविधाएं प्रदान की गई थी, जिस पर वर्ष 2020-21 में सरकार द्वारा 1298 2021-002 21-22 ऐसे जो में इतने करोड़ की धनराशि वितरित हमने की है, जो तय किया अभी मानक में, वो मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ, और जिसमें लगभग 2000 करोड़ राहत सहायता प्रदान ऐसे हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि सभी बिंदुओं को छुआ हमने, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा, अपना विद्यालय शिक्षा, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, वित्त, पर्यटन, ऐसे ऊर्जा, परिवहन, खाद्य एवं आपूर्ति, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, समाज कल्याण, ग्राम विकास, युवा कल्याण, ऐसे इन विभागों में कृषि, शहरी विकास, पंचायती राज, पेयजल, ऐसे किराया पुलिस, संस्कृति, सूचना एवं लोक संपर्क, वन, सिंचाई, ऐसे
2000 करोड़ के लगभग सहायता हमने दी है और इसमें अलग अलग मद दिए गए हैं, वो मैं आपको ये बंटवा दें भैया, है ना, दे दें। दूसरा, बड़ी संख्या में नियुक्तियां, मैं पहले भी आप लोगों से कहा था कि हर विभाग में हम नियुक्तियां करने जा रहे हैं और उसकी बड़ी संख्या आपके सामने हम लोग रखने जा रहे हैं। ये हमारा तैयार था, केवल मुझे घोषणा मात्र करनी थी। इस को मैं आपके सामने रखता हूँ। विगत 1 वर्ष से कोरोना महामारी कारण विश्व के अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था भी अछूती नहीं रही है तथा रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारी सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से राजकीय विभागों में सीधी भर्ती रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को आगामी 6 माह में पूर्ण कर बेरोजगार युवाओं को 20,000 नियुक्तियां प्रदान करने का प्रयास किया है। इसमें विद्यालय शिक्षा 5,499 पद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 2,918 पद, वन 2,560 पद, ऊर्जा 2021 पद, चिकित्सा शिक्षा 1,968 पद, पुलिस 1,530 पद, राजस्व 789, शहरी विकास 872, उच्च शिक्षा 698, सिंचाई में 786 पद, पशुपालन में 300 पद, कृषि में 470 पद, ग्राम्य विकास में 474 पद, लोक निर्माण विभाग में 312 पद, पंचायती राज में 353 पद, उद्यान में 314 पद, खाद्य सुरक्षा एवं दवा नियंत्रण 46 पद, पेयजल 100 पद, समाज कल्याण 103 पद, जनजाति कल्याण 158 पद 55 पद, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति 82 पद। ऐसे 22,340 ऐसी ये संख्या हमारी बनती है। और साथ ही कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों के लिए अपना लैपटॉप, टैबलेट ये हमने किया है। तो मैं सोचता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में हमने नियुक्तियां देने जा रहे हैं और साथ ही कोविड महामारी से जिस तरह प्रभाव पड़ा, मैंने कहा कि पर्यटन, ट्रांसपोर्ट, ऊर्जा, पानी, ऐसे उन लोगों को हमने राहत दी है, छूट दी है, टैक्स माफ़ किया है। उनके कर्मचारियों, वर्करों के होटल्स के जो रजिस्टर्ड हैं उनको हमने एक मानदेय के रूप में भी पारितों से ऐसा देने का काम किया है। यह हमने किया और साथ ही कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तिकाएँ ये भी हमने किया। इसके लिए तो माननीय मंत्री जी भी हमने पिछले दिन ही एक जियो जारी कर दिया था और इन सब का जियो जारी हो चुका है। ये मैंने कहा कि मेरा यहाँ पर 2-3 दिन बाहर रहने के कारण ये मैं कर नहीं पाई, घोषणा पहले करनी थी मुझे और वो आज मैंने आपके सामने रखा है, किया है। बाकी प्रतियाँ आपको सबको मिल गई होंगी, ये सारा जो है। तो आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। कुछ और भी कह रहे हैं? धन्यवाद। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर
सीधे कन्नी काटते नजर आए और सुबोध उनियाल की वो हंसी बता रही कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, निश्चित तौर पर बड़ा आश्चर्यजनक है देखने को मिल रहा है, क्योंकि तमाम खबरें इस तरह की आ गई, पर्यवेक्षक भी चल पड़े, तमाम हम लोगों को खबरें लगातार मिल रही, लेकिन अभी भी जिस तरीके से पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में तीरथ सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि हम क्या स्थितियां हैं क्या नहीं हैं, और आप देखिए उन्होंने सारी चीज़ें बताई। उन्होंने नौकरी के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि हमने इतने रोज़गार दिए, इतनी चीज़ें की, लेकिन इस्तीफे का जिक्र नहीं किया विशाल। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये देखने को मिल रहा है। ये बड़ा दिलचस्प और बड़ा नाटकीय घटनाक्रम ये होता नज़र आ रहा है, लेकिन एक चीज़ बाकायदे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली से आने के बाद रात 10 बजे ये कल भी कह सकते थे ना करके, ऐसा क्या है तो कि आज ही उनको रात में 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। अमूमन मैं नहीं देखता कि उत्तराखंड के राज्य के सीएम रात 10 बजे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हों। अभी हाल में तीरथ सिंह रावत भी रात 10 बजे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर नहीं है। दिल्ली कई बार आए गए हैं, लेकिन रात 10 बजे मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते नजर आए हैं। हालांकि इस्तीफे के सवाल भी उनसे किए गए, वो उठकर चलते बने, लेकिन एक चीज़ उन्होंने बताई कि कितने रोजगार उनको देने हैं, किस तरीके से कोविड प्रबंधन है, गरीबों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं सरकार ने, और क्या क्या उन्हें घोषणा करनी थी। दिल्ली वो चले गए, दिल्ली वो नहीं कर पाए। ये 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, बड़ी निहित हैं। राजेश वर्मा जी अगर जुड़े हैं तो वो इन सवालों का जवाब बेहतर दे सकते हैं कि ये तो बड़ा घटनाक्रम नाटकीय होता जा रहा है। अमूमन वो लग नहीं रहा है कि वो कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं, या उनकी भाषा में कहीं इस तरह की कहीं चीज़ें लगी नहीं। लेकिन ये भी बड़ा सवाल है कि रात 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये कहना कि मैं इन चीज़ों की घोषणाएं नहीं कर पाया, ये तमाम जो घोषणाएं मुझे करनी थी, 2-3 दिन दिल्ली में रहा इसलिए घोषणाएं नहीं कर पाया। ये इन जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने क्या है राजेश जी? सर शायद राजेश जी हमारे साथ जुड़े, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनसे। सर, तीरथ सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के आप जो बैठने का अंदाज था उसको देख के मुझे एक पिक्चर याद आ गई अग्नि पर। जिस तरह से वो बैठ के, वो उनके चेहरे पे लग नहीं रहा था कहीं से वो इस्तीफे देने की बात से आए। बेशक 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो, भी राज्यपाल से भी मिलेंगे, वो राज्यपाल के सामने जाकर वो इस्तीफा देंगे, लेकिन वो जो एटीट्यूड था बैठने का और सुबोध उनियाल की वो हंसी, ये बैठे हैं जिस तरीके से, अमूमन ये अपनी उपलब्धियां जरूर गिना रहे थे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, और आखिरी में जब पूछा गया कि क्या आप इस्तीफा देने वाले हैं, तो सुबोध उनियाल की वो हंसी और चुपचाप उठ के चला जाना, ये भी एक तरफ इशारा कर रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर विशाल, मुझे लगता है कि हो सकता है कि अभी कुछ चीज़ें उनको लग रही हों, लेकिन जो अभी तक चीज़ें आई, विधायकों का देहरादून आने के लिए कहना, ये तमाम जो खबरें हैं, अभी हमने त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर के बाहर की हलचल की जानकारी दी। इसी तरीके से पर्यवेक्षक का वहाँ से चलना, नरेंद्र सिंह तोमर, ये भी खबर आई दिल्ली से, जेपी नड्डा को इस्तीफे की बातें आई। तो इतनी सारी कड़ियाँ एक साथ जुड़ी, और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उपलब्धियाँ बता रहे हैं, और इतनी ढेर सारी उन्होंने उपलब्धियाँ बताई, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है एक बिंदु ये भी देखने को मिल रहा है कि हो सकता है कि अगर उनकी विदाई होनी है तो वो अपने कार्यकाल को अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर दें। इससे संगठन का ही फायदा होना है, आने वाला जो मुख्यमंत्री होगा उसका फायदा होना है। तो मुझे लगता है एक एंगल ये भी हो सकता है कि उनको पूरा मौका ससम्मान विदाई का दिया जाए, और ये जो हटाया जाने की बात है, ये हटाया जाना जैसा शब्द तीरथ सिंह रावत के साथ ना जुड़े, इसलिए शायद उनको इस तरीके का मौका दिया गया हो, ये बात कही जा सकती है। मुझे लगता है कि अगर बेहतर हो कि हमारे सहयोगियों को जोड़ा जाए वहाँ से, और वो सही स्थितियों का आकलन या सारी चीज़ों को बताएंगे, तो अभी कुछ ऐसा जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बार फिर से सस्पेंस जैसा लग रहा है, क्योंकि उनको अगर इस तरीका का कुछ कोई घोषणा करनी होती तो मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो कह सकते थे कि वो राजभवन जा रहे हैं, और अब वो उनकी पारी यहीं तक थी, या दायित्व अब आगे का जो भी हो नेतृत्व तय करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं। और सुबोध उनियाल की जो हंसी की बात आप कर रहे हैं, मुस्कुराहट की बात कर रहे हैं, वो भी कुछ कह रही है विशाल। सर, सुबोध उनियाल और दोनों लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी ये जिक्र नहीं किया कि अब हम राज्यपाल के पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से लगातार ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, मुझे लगता है कि बीजेपी सीएम बनाने की लहर में आ गई। सबको सीएम बनने की चाह थी, वो कोई नेता हो,
जैसे कांग्रेस में चेहरे नहीं मिल रहे, लेकिन बीजेपी के पास इतने चेहरे हैं कि वो परेशान हो गई है। नहीं, निश्चित तौर पर बीजेपी बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है और उसका अपना एक रौला है, और निश्चित तौर पर संगठन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत राजनीतिक दल है। और वो अब जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी है नहीं। जो आधुनिक राजनीति है, जो राजनीति की आधुनिक शैली है, वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर उस डायनेमिक्स को कोई दल समझता नहीं है। अब उत्तराखंड में क्या इसको प्रयोगशाला के रूप में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वहाँ के रणनीतिकार बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बड़े अनुभवी लोग होते हैं, वही बता सकते हैं कि क्या मसला है, ये प्रयोगशाला क्यों बन गया उत्तराखंड। और एक के बाद बातें हो रही हैं। हमारे ब्यूरो चीफ जो उत्तराखंड राज्य के हैं, राजेश वर्मा जी, जुड़ गए हैं। राजेश जी, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने सुना तो वो अपने जो तमाम रोजगार की वो बात कर रहे हैं तीरथ सिंह रावत, वो कोविड काल में जो लोगों को राहत पहुंचाए उसकी बात कर रहे हैं, कोविड प्रबंधन की बात कर रहे हैं, और जो लोगों को रोजगार देने की बात पर वो कह रहे हैं कि भाई कई घोषणाएं मुझे करनी थी इस बीच, लेकिन 2-3 दिन में नहीं रहा, इसलिए घोषणाएं नहीं कर पाया। और इस्तीफे का सवाल वो गोल कर गए। मसला क्या है राजेश जी? राजेश जी से संपर्क मुझे लगता है कि हो नहीं पा रहा है, चूँकि पर्वतीय राज्य है उत्तराखंड और वहाँ पर नेटवर्क की समस्या होती है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, राजेश जी से ब्रेक के बाद संपर्क करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी में हर घर, हर थाली में हो अन्न, तीरथ सरकार का ये है मिशन। इस संकल्प के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत योजनाओं को पूरा करने में जुटे हैं। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 13.95 लाख राशन कार्ड धारकों को नियमित रूप से प्रति यूनिट प्रतिमाह 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल वितरित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कार्ड धारकों को इस महामारी के काल में नवंबर 2021 तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं एवं 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 13 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 20 किलो राशन, 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल 3 महीने मई, जून और जुलाई के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के सभी 23.66 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड 3 माह मई, जून और जुलाई के लिए वितरित की जा रही है। प्रवासियों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य में वन नेशन वन राशन योजना को क्रियान्वित किया गया है। जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें आप 1800-180-4188 पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना के इस दौर में तीरथ सरकार है आपके साथ। हर घर राशन पहुंचाना, यही है तीरथ सरकार का प्रयास। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, दिल्ली दरबार की सारी बातें भी हुई, लेकिन जिक्र नहीं हुआ तो बस इस्तीफे का। अपनी सारी उपलब्धियां भी गिनवाई हैं सीएम तीरथ सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने कितने रोजगार दिए, कितने 2000 करोड़ का पैकेज की बात कही, उन्होंने तमाम बातें करी। उन्होंने कहा दूसरी लहर में हालात काबू किए गए, प्रदेश में हर क्षेत्र में हुए क्षति की पूर्ति की गई। सर, अभी ये जवाब नहीं था। दूसरी लहर पर जब पूछा जाता था तो पिछली सरकार को कहा जाता है पिछली सरकार ने इन पर काबू नहीं किया, मुझे तो आधी वेव मिली है, मैं उसी पे काबू करने पे लगा हूं, लेकिन आज बयान अलग है। हाँ, निश्चित तौर पर
आज सारी चीज़ें को उन्होंने आगे पीछे सबको ऑन किया है तीरथ सिंह रावत ने। और एक महत्वपूर्ण बात ये बता रहे हैं कि वो जो छात्रों को किताबें दी हैं, किसी को पढ़ाई दी है, कुछ नौकरियां देने जा रहे हैं, इस तरीके की बातें, बहुत सारी बातें तीरथ सिंह रावत ने की है। लेकिन जो अहम सवाल यही है कि इस्तीफे की बात बोल कर गए और इस्तीफ़ा, लेकिन जो विशाल जो बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये महज सारा कुछ ड्रामा नहीं हो सकता, क्योंकि जो पार्टी की प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी हैं मनवीर सिंह चौहान उत्तराखंड के, उनकी तरफ से एक रिलीज जारी हुआ है। उसमें कहा गया है कि कल अपराह्न 3 बजे विधायकों की बैठक बुलाई गई है। तो इससे पहले तो कोई विधायकों की बैठक शेड्यूल थी नहीं। तो ये जो बैठक हो रही है, तो ये फिर अगर वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं तो बैठक किस लिए? या हो सकता है कि भाई एक बार विधायकों की राय ली जाए। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अभी जो राज्यपाल को उन्होंने आधिकारिक इस्तीफा नहीं दिया है, जो खबरें हमारे पास हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उन्होंने इस्तीफा भेजा है। और जो अभी औपचारिकता बाकी है कि उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को वो इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देना बाकी है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर अपने दर्शकों को हम अपडेट कर दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थोड़ी देर पहले, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर अपनी उपलब्धियां सरकार की गिनाई, रोजगार की बात की, नौकरी की बात की, बेहतर कोविड प्रबंधन की बात की, लेकिन बात नहीं की तो इस्तीफे की। उनसे पत्रकारों ने सवाल भी किए कि भाई इस्तीफे के बारे में जो खबरें हैं वो क्या है। उस पर वो उठकर चले गए। उनके साथ कैबिनेट मंत्री भी थे, सुबोध मुनीवाल जो प्रशासकीय प्रवक्ता भी हैं, इस पूरे घटनाक्रम के बाद। लेकिन जो बैठक के बारे में है कि विधायकों का देहरादून पहुंचना प्रारंभ हो गया है और तमाम चीज़ें जो अपने तरीके से वहाँ देखी जा रही हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनके आवास पर हलचल है, वहाँ कुछ लोग पहुँचे हैं। एक दलीप सिंह विधायक हैं लैंसडाउन से, दलीप सिंह रावत, उन्होंने तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की बात कर दी। इन सब तमाम घटनाक्रम के बीच हमारे सहयोगी अंकित काला जुड़े हैं देहरादून से। अंकित, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या घटनाक्रम है? और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफे का जिक्र नहीं हुआ, बाकी सारी चीज़ों का जिक्र हुआ। जी नहीं आया ना। बिल्कुल आपने सही बात कही है कि इसमें सारी बातें उन्होंने क्लियर करी है कि मैंने कितने कामकाज किए हैं और आने वाले समय में किस तरीके से सरकार आगे बेरोजगार युवाओं के हाथों को रोजगार देने जा रही है। इन सब विषयों पर उन्होंने बात करी। लेकिन वो इस्तीफा देने जा रहे हैं या नहीं देने जा रहे हैं, इस सवाल के जवाब में वो उठ के चले गए। तो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ शायद के प्रवक्ता सुबोध मुनीवाल जी थे, इसके अलावा शिक्षा के जो विधायक हैं राजेश शुक्ला वो उनके साथ थे और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडा उनके साथ थे। तो ये तीन से चार लोग जो विधायक हैं या जो मंत्री हैं वो उनके साथ उपस्थित थे। अभी जो हमारे पास जानकारी ये मिल रही है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने निवास स्थान में जा रहे हैं। संभवतः कल वो दोपहर 12 बजे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात करेंगे और ये बात, इसमें भले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस बात का जिक्र नहीं किया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, वो अपना इस्तीफा आज नहीं सौंप रहे हैं, वो कल सौंप देंगे, लेकिन इस्तीफा वो सौंपने जा रहे हैं। इस तरीके की पुष्टि हो चुकी है। और अब ठीक बात अंकित काला, जो आपकी बातों का मतलब निकाला जाए या जो आपने वहां आप मौजूद हैं राजधानी देहरादून में, अभी मीडिया सेंटर में भी आप थे जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, राजभवन भी महज वहां से कुछ ही दूर है। तो अब हमारे सहयोगी अंकित काला ने खबर दे दी है, बड़ी खबर के न्यूज़ पर बता रहा हूं कि ये जो मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, वो आज राज्यपाल से मिलने नहीं जाएंगे। अभी तक जो कार्यक्रम था, जो शेड्यूल था कि रात 10 बजे वो राज्यपाल से मिलेंगे और ये कहा जा रहा था कि वो आज ही इस्तीफा दे देंगे मुख्यमंत्री पद से। कल बैठक होगी विधायक दल के, उसमें नया नेता चुन लिया जाएगा जो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगा। लेकिन अब थोड़ा सा परिस्थितियां बदली नजर आ रही हैं। पहले एयरपोर्ट से वो सीधे सचिवालय पहुंचे। सचिवालय में वहाँ मुख्य सचिव जो ओम प्रकाश हैं उनसे बात की, कुछ डिटेल लिए, जैसा कि अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहे थे तीरथ सिंह रावत को पढ़ते हुए। उन्होंने कन्याओं के कल्याण की बात की, उन्होंने कोरोना काल में अच्छे काम की बात की, रोजगार की बात की, नौकरियों की बात की, अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई, अपना जो उनका 115 दिन का कार्यकाल है उसकी उपलब्धियां बताई और थोड़ा पीछे जाकर भी पिछली सरकार, जो पिछले मुख्यमंत्री थे, उनकी भी बातें इशारों में कहीं, और उसके बाद वो सीधे चले गए हैं। हमारे सहयोगी अंकित काला बता रहे हैं कि अब वो सीधे अपने आवास पर गए हैं, यानी कि साफ है कि अब जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं वो राज्यपाल से मिलने नहीं जा रहे हैं।
ये दूसरी अपडेट अंकित काला हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि वो कल दोपहर 12 बजे, एक बार पुनः बता दूं अपने दर्शकों को कि कल दोपहर 12 बजे ये तय माना जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री जो तीरथ सिंह रावत हैं वो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात करेंगे। अभी तक ये खबरें आ रही थी कि उन्होंने रात 9:30 बजे का समय लिया। पहले यह खबर आई कि रात 9:30 बजे का समय लिया, राज्यपाल से मिलेंगे, उसके बाद मीडिया से मिलेंगे। फिर इसमें रद्दोबदल हुआ, ये कहा गया कि 9:30 बजे मीडिया से बात करेंगे, 10 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रात 10 बजे राज्यपाल से मिलेंगे। ये कहा जा रहा था, इसकी संभावना जताई जा रही थी कि वो इस्तीफा दे देंगे अपने मुख्यमंत्री पद से और राज्यपाल उन्हें कह सकती हैं कि नए मुख्यमंत्री के पदभार ग्रहण करने तक आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहिए। यह ऐसी व्यवस्था है, ऐसा ही किया जाता है। लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफे के सवाल पर वो उठकर चले गए। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के चेहरे पर एक मुस्कान थी इस सवाल पर। लेकिन जो घटनाक्रम है देहरादून राजधानी का, वहाँ घटनाक्रम बिल्कुल उसी तरीके का है, उसी तरीके से चौसर बिछी हुई है। विधायक और जो नेता हैं वो चाले चल रहे हैं। लेकिन ये दिख रहा है, ये सामने दिख रहा है, ये भोले भाले विधायक ये समझ नहीं पाते हैं कि ये जो कुछ तय होना है वो दिल्ली में तय हो चुका है। अब वो केवल एक औपचारिकता बची है। नरेंद्र सिंह तोमर आएंगे और वो विधानमंडल दल की बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में विधायकों की राय लेंगे, बात करेंगे, ऐसा दिखाया जाएगा और नया नेता चुना जाएगा। लेकिन एक खबर अभी जो अपडेट किया हमारे सहयोगी अंकित काला ने कि जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज रात नहीं मिलेंगे, कल दोपहर 12 बजे उनके राज्यपाल से मिलने की संभावनाएं हैं और वो मिल सकते हैं। इसके लिए शायद उन्होंने टाइम दोबारा मांगा है, संशोधित किया गया है। और ऐसा मेरा अपना मानना है, ऐसा इसलिए किया गया है कि एक सम्मानजनक विदाई, एक सम्मानजनक, जैसे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को सम्मानजनक विदाई का मौका नहीं मिला था, लेकिन इनको एक सम्मानजनक विदाई का मौका मिल रहा है कि आज बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ें बताई। आज ये नहीं इस्तीफे की घोषणा करके, ये सारी चीज़ों को करके आज नहीं ऐसा करना चाहते थे कि ताकि ऐसा न लगे कि केवल आखिरी जाते जाते ये घोषणाएं कर गए। आज का पूरा वक्त एक घोषणाओं का रहा। कल दोपहर वो इस्तीफा देंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अब आपके स्क्रीन पर। ब्रेक लेंगे हम, इससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, और जो खबर है वो ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़।